हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड आज एक नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है प्रोसेस ऑफ ट्रेडमार्क। मेरे पास बहुत सारे लोगों की फ़ोन कॉल्स आती हैं जिनमें काफ़ी सारे प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं। उनके बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि सर ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क का यूज़ क्या है, ट्रेडमार्क कैसे फाइल किया जाता है, एक बार ट्रेडमार्क जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद उसे कितने दिनों में रिन्यू कराया जाता है, क्या कोई रिन्यू करने की कोई फ़ीस पड़ती है, डीएससी का क्या यूज़ है, ऑब्जेक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्शन का किस किस टाइप का होता है, उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, अपोजिशन क्या होता है, उसका काउंटर कैसे किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, एक जैसे क्वेश्चन होते हैं जो मुझसे पूछे जाते हैं, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है। तो ये वीडियो उन्हीं जो बेसिक क्वेश्चन है, जो प्राइमरी क्वेश्चन है, ये वीडियो उनसे रिलेटेड है, जिससे आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जो भी पर्सन इस वीडियो को पूरा देखेगा उसको ट्रेडमार्क की जो बेसिक प्रोसेस है उससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। ये कोशिश इस वीडियो में करी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडमार्क क्या होता है? तो जब कोई पर्सन अपने बिजनेस के लिए कोई नाम या कोई इमेज, जिसे लोगो या डिवाइस बोला जाता है, वो यूज़ करता आ रहा है, अब वो ये चाहता है कि इस नाम या लोगो को कोई और थर्ड पर्सन इसकी डुप्लीकेसी ना कर पाए। जिस काम को वो कर रहा है उस काम में खास तौर से उस नाम या लोगो की डुप्लीकेसी ना कर पाए। तो इसके लिए वो क्या है कि जब उसका नाम या लोगो का ट्रेडमार्क करा लेता है और वो रजिस्टर्ड हो जाता है, तो उसके बाद उसके वाले काम में, जिस काम को वो कर रहा है, उस नाम या लोगो की कोई डुप्लीकेसी नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क की प्रोसेस क्या होती है, मतलब ट्रेडमार्क कैसे फाइल किया जाता है? तो ट्रेडमार्क ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसके दो सिस्टम होते हैं। ऑफलाइन के केस में तो क्या होता है कि आपने एक पेपर लिया, उसमें अपनी सारी डिटेल टाइप करी, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना कंप्लीट एड्रेस, और जिन भी आप गुड्स और सर्विस में आप डील कर रहे हो वो, और अदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो सब आप उसमें टाइप करी, और वहाँ पर डिपार्टमेंट में जाके आपने वो फॉर्म दिया, और गवर्नमेंट की जो भी फीस है उसे सबमिट किया। वहाँ पर ऑफिसर आपको क्या करेगा, उसकी एक रिसिप्ट जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो वो आपका ट्रेडमार्क सबमिट हो जाएगा। तो एक ये तो हो गया आपका ऑनलाइन ऑफलाइन का सिस्टम। ठीक है, ऑनलाइन के केस में क्या होता है कि आप जो आईपी इंडिया की साइट है, उस साइट में टीएमए फॉर्म बोला जाता है, ओपन करके वहाँ पर उस फॉर्म को जैसे जैसे वो सबमिशन मांग रहा है वो आप उसको कंप्लीट करते हो। उसको कंप्लीट करने के बाद क्या होता है कि उसे जब सबमिशन करते हो और उसके बाद उसको डीएससी के थ्रू क्या कहते हैं, डिजिटली साइन करते हो, तो ऑटोमेटिक वो फॉर्म सबमिट हो जाता है। उसके बाद उसका गवर्नमेंट चालान जब पेड करते हो तो आपकी एक रिसीप्ट जनरेट हो जाती है, और जो आईपी इंडिया की साइट पे आपका नाम या लोगो विजुअल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पब्लिक सर्च पे और जो ई रजिस्टर पेज है, दोनों पर वो आपका जो नाम या लोगो दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है कि आपका जो इसका फीस स्ट्रक्चर है वो आपका ऑफलाइन के केस में अगर कोई इंडिविजुअल है तो 5000 है। इंडिविजुअल के अलावा कोई भी अदर पर्सन बोले तो आपका पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ट्रस्ट, एनजीओ, एनीथिंग, सबके लिए ये फीस जो है वो आपका 10,000 है। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं कि अगर इंडिविजुअल के अलावा जो एलएलपी या आपका पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड है, अगर इनके पास एमएसएमई या स्टार्टअप सर्टिफिकेट है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने जो चालान में सब्सिडी दे रखी है, डिस्काउंट दे रखा है। मतलब अगर ये उस कंपनी या पार्टनरशिप या एलएलपी से रिलेटेड अगर सही एमएसएमई या स्टार्टअप सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उस केस में उनको 50% का डिस्काउंट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में मिल जाता है। ठीक है, तो उस केस में उनकी फीस ऑटोमेटिक इंडिविजुअल के इक्वल हो जाती है। मतलब ऑफलाइन के केस में वो 5000 और ऑनलाइन के केस में 4500 हो जाती है। डीएससी का क्या यूज रहता है कि अगर कोई पर्सन ऑनलाइन ट्रेडमार्क फाइल करना चाहता है तो
डिजिटल सिग्नेचर कंपलसरी है, बिना डीएससी के ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगी ही नहीं। अब है क्या कि अगर कोई इंडिविजुअल अपने नाम से कोई ट्रेडमार्क फाइल कर रहा है तो जब वो सबमिट करेगा तो वो अपने नाम का डीएससी लगाएगा, किसी और के नाम का नहीं। ये नहीं कोई भी डीएससी आप उसमें आप क्या कहते हैं लगाते हो उसके थ्रू फाइल सबमिट हो जाएगी। अगर राम के नाम की एप्लीकेशन तो राम के नाम का डीएससी होना चाहिए, ठीक है। बस ये होता है कि जो अटॉर्नी होते हैं, ठीक है, जो एजेंट होते हैं क्या कहते हैं कि आपका ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट के, उनको ये राइट होता है कि वो अपने यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू, अपने अटॉर्नी के कोड के थ्रू कितनी भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन अदर पर्सन की फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो है क्या कि सबसे पहली बात तो ट्रेडमार्क, कई बार ये भी होता है कि बहुत नया क्वेश्चन ये होता है क्या सर ट्रेडमार्क हम अपने आप फाइल कर सकते हैं? कि ऑब्वियस है कोई भी पर्सन ट्रेडमार्क अपने आप फाइल कर सकता है, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि क्या आपको ट्रेडमार्क सही ढंग से फाइल करना आता है या नहीं आता है। अगर आप ये कहते हो कि फॉर्म हमें खोलना आ गया और इसमें यह आ रहा है हम भर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप ये समझो कि बहुत सारे अलग अलग स्टेप होते हैं। भाई आपको अपना नाम डालना है वो तो बात अलग है, लेकिन कई जगह बहुत डाउटफुल चीज़ें आती हैं जिसमें ऑप्शन आते हैं कि भाई अब उस ऑप्शन में ये नहीं पता कि जाना किस में है। आपने अगर 1% भी आपने गलत ऑप्शन चूज कर लिया तो उस केस में आप ये समझो कि आपकी जो फाइल है वो कम से कम 4-5 महीने आगे खिसक जाती है। मतलब उसमें इमीडिएट फॉर्मेलिटी चेक फेल, कुछ टाइम बाद जैसे ही वो चेक होगा तो फाइल आपकी फॉर्मेलिटी चेक फेल चली जाएगी। और वो क्या होता है, वो भी छोटा मोटा इशू नहीं होता, आपका गवर्नमेंट फीस भी लगती है, आपका टाइम भी बर्बाद होता है, ठीक है। तो अगर आपने ट्रेडमार्क आप पहली बार फाइल कर रहे हो या आपने कभी कभी फाइल किया है, अगर आपको एक्सपर्टीज नहीं है तो अपने आप हाथ सफाई नहीं करनी चाहिए। किसी अच्छे प्रोफेशनल से, सो कॉल्ड प्रोफेशनल नहीं, किसी अच्छे प्रोफेशनल से जो रेगुलर उस चीज़ में डेडिकेशन के साथ काम करता रहा, उसके थ्रू ये काम कराना चाहिए। तो आपको प्रॉब्लम, मतलब उस तरह की जो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी कि किसी पर्सन के थ्रू एप्लीकेशन खराब हो जाती है, ठीक है। तो आप पहली बात तो खुद भी फाइल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल की हेल्प लोगे तो आपको फीस देने के बावजूद, वो अपनी फीस जरूर लेगा लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक एडिशनल बेनिफिट दे देगा, आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई किसी पर्सन से आप अगर कोई एप्लीकेशन फाइल करा रहे हो, ठीक है, तो अगर वो आपसे आपके डीएससी की डिमांड कर रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो सकती है। उसको कहीं ना कहीं उस ट्रेडमार्क को प्रॉपर फाइल करना नहीं आता, या जो आगे की प्रोसेस होती है, जैसे केवल ट्रेडमार्क फाइल करना काफ़ी नहीं है, ट्रेडमार्क फाइल करने के बाद उसमें बहुत लेंदी प्रोसेस होती है, उसके ऑब्जेक्शंस आते हैं, उनके रिप्लाई करने पड़ते हैं, उनकी हियरिंग अटेंड करनी पड़ती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल क्या कहते हैं, जिन्हें एप्लीकेशन केवल फाइल करनी आती है, उसके बाद की प्रोसेस उससे नहीं आती, तो ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका चालान वाली बात। अब चलते हैं इसके आगे। एप्लीकेशन फाइल कर दिया आपने, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद क्या होता है कि आपको एक रिसिप्ट मिलती है और एक उस रिसिप्ट में एक एप्लीकेशन नंबर होता है, उसी को टीएम नंबर बोला जाता है। उस टीएम नंबर को मिलने के बाद आप सेम डे से, बिल्कुल फर्स्ट डे से आप अपने ब्रांड के लिए जो भी प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑफलाइन आप यूज़ कर रहे हो उसे आप टीएम लिख के, छोटा सा टीएम लिख के आप उसे यूज़ कर सकते हो। मतलब फर्स्ट डे से ही अपने नाम या लोगों के साथ, जिस दिन से आपको टीएम नंबर अलॉट हुआ, आप उसके साथ टीएम लिख सकते हो। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का होता है कि सर हम अपने नाम या लोगों के साथ टीएम कब से लगाएं, क्या पहले दिन से लगाएं या जब वो रजिस्टर्ड होता है तब लगाएं। होता क्या है कि जब कोई एप्लीकेशन फाइल करी जाती है और उसके बाद जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो टीएम लिखने की बजाय रजिस्टर्ड होने के बाद उसमें टीएम नहीं लिखा जाता बल्कि आर लिखा जाता है, ठीक है। तो टीएम आप फर्स्ट डे से लिख सकते हो, वो बात अलग है कि आप उसको यूज करो या ना करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस, यहाँ तक की प्रोसेस हो गई। उसके बाद उसमें क्या होता है कि वहाँ उसके बाद जो वो जाता है कि अगला स्टेप जो होता है, अगर लोगों की फाइल है, इस बात को समझने की जरूरत है। अगर लोगों की फाइल है तो उसमें डिवाइस लिखा हुआ आता है, तो डिवाइस वाली जो फाइल है वो क्या होगा, उसमें फाइल करने के बाद इमीडिएट जो लिख के आएगा इसमें सेंड टू वियाना कॉडिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि वो जो लोगो है वो एक तरह से अभी चेक करने के लिए गया है, डिपार्टमेंट प्रॉपर चेक कर रहा है कि वो लोगो एक्चुअल में क्या है, आपने किसी और से तो कॉपी नहीं किया, तो उन लोगों की फाइल थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा लेती है। वहीं पर वर्ड की जो फाइल होती है वो इमीडिएट फॉर्मेलिटी चेक पास जाती है।
जैसे होगा क्या कि आपने एक फाइल नाम की फाइल करी, एक लोगो की फाइल करी, अलग अलग दो फाइलें सेम डे में करी, तो नाम की फाइल में तो इमीडिएट फॉर्मेलिटी चेक पास लिख के आ जाता है चालान डालने के बाद, लेकिन जो लोगो की फाइल है वो उसमें इमीडिएट जो होगा फॉर्मेलिटी चेक पास लिख के नहीं आएगा, उसमें सबसे पहले लिख के आएगा सेंड टू वियाना कॉडिफिकेशन, और उसके बाद 8 या 10 दिन बाद लोगों की फाइल या 15 दिन बाद उसमें लिख के आएगा फॉर्मेलिटी चेक पास, मतलब एक स्टेप ज़्यादा लेके जाती है लोगों की फाइल। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जो अगली प्रोसेस होती है आपका फॉर्मेलिटी चेक पास का मतलब ये हो गया कि वो जो आपने डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं, ठीक है, वो बहुत हद तक ओके हैं। उसके बाद वो क्या होता है कि वो एग्जामिनेशन को जाती है वो फाइल। ठीक है, मार्क टू एग्ज़ाम वो फाइल में लिख के आता है, और मार्क टू एग्ज़ाम में वो जो फाइल बनी रहती है वो 15 से 20 दिन बनी रहती है, मतलब जिस दिन से आपने एप्लीकेशन फाइल करी और वो जो क्या कहते हैं जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होने में 5 to 25 डेज या 30 डेज के आसपास का एक एग्रीगेट टाइम लगता है। ये भी एक एस्टिमेटेड टाइम है, इससे टाइम बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, तो इसमें मार्क टू एग्ज़ाम के बाद क्या होता है, फिर से फाइल प्रॉपर चेक की होती है, लेकिन अगर उस फॉर्म में आप यकीन मानो, मतलब उस फॉर्म को फाइल करने में आपने कोई गलती करी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एप्लीकेंट की कैटेगरी गलत चूज करी, आपने क्या कहते हैं कि कैटेगरी को गलत चूज करी, इसके अलावा आपने जो गुड्स हैं, टोटल 45 क्लास होती हैं, 1 to 34 होती है गुड्स की क्लास, और आपका क्या कहते हैं 35 to 49 होती है सर्विस क्लास, 45 सॉरी। तो है क्या कि कई बार लोगों को पता नहीं होता, वो क्या करते हैं कि अपने एक ट्रेडमार्क में अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फटाफट सारी चीज़ें उसमें ऐड करते चले जाते हैं, और वो सोचते हैं कि एक ट्रेडमार्क में हम सारी चीज़ें ले लें, जबकि ऐसा नहीं होता। हर क्लास का अपना एक क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के अंडर में जब तक आप जो गुड्स और सर्विस होता है वो लेते हो तो डिपार्टमेंट इशू खड़ा नहीं करता, नहीं तो क्या होगा, वो आपकी एप्लीकेशन इमीडिएट फॉर्मेलिटी चेक फेल में लेके आएगा। मतलब एक क्लास से ज़्यादा अगर गुड्स अगर आपने ले लिया या सर्विस ऐड कर दी तो उस केस में फॉर्मेलिटी चेक फेल जाएगा। इसके अलावा जो एप्लीकेंट का एड्रेस है, उस एप्लीकेंट के एड्रेस में भी बहुत बार ये देखा गया है कि लोग प्रॉपर पूरा एड्रेस टाइप नहीं करते। जैसे एड्रेस टाइप करने का मतलब ये है कि आपका कोई हाउस नंबर, शॉप नंबर, प्लॉट नंबर होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा खास तौर से अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन होना चाहिए तो प्रॉपर डालना चाहिए। अपना क्या कहते हैं विलेज का नाम, अपना सिटी का नाम, अपनी स्टेट का नाम, और प्रॉपर पिन कोड डालना चाहिए। कई बार ये भी इशू देखा गया है कि आदमी अपना पूरा एड्रेस नहीं डालता, उसकी वजह से भी डिपार्टमेंट क्या कहते हैं एक तरह से उसमें भी प्रॉब्लम खड़ी करता है, उससे भी एक तरह की क्लर्कल एरर मान के चलता है, वो डिपार्टमेंट मोस्टली पकड़ लेता है। ठीक है, या जो इंटरनल डॉक्यूमेंट उसके अंदर लगाए गए, अगर मान लेते हैं कि अगर कोई एप्लीकेंट खुद अगर एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, ठीक है, तो खुद फाइल कर रहा है, उसे कोई भी किसी तरह की एनओसी पावर अटॉर्नी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं कि अगर कोई थर्ड पर्सन उसके बिहाफ पे, कोई एजेंट या अटॉर्नी अगर उसके बिहाफ पे एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो उसे अपनी प्रॉपर पावर अटॉर्नी फाइल करनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि इसमें कई बार जो भी स्कैनिंग करी गई पावर अटॉर्नी की, उसमें बिना स्टाम्प पेपर के ही वो एप्लीकेशन फाइल कर दी गई तो भी इशू आ जाएगा। स्टाम्प पेपर उसमें होना चाहिए, और जो उसकी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर साइन होना चाहिए, एप्लीकेंट का साइन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो स्कैनिंग करी गई वो भी साफ़ होनी चाहिए, और साथ में जो डॉक्यूमेंट अटैच करिए गए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा स्टाम्प पेपर का भी है कि आपका जो कम से कम, जैसे आपका 20 रुपीज़ का जो स्टाम्प पेपर वो कम से कम होना चाहिए। और ख़ास तौर से जो आपका जो राजस्थान की जो फाइलें हैं, राजस्थान वाले एड्रेस की जो फाइलें हैं, ख़ास तौर से जो गुजरात जुडिक्शन आता है, जो अहमदाबाद जुडिक्शन आता है, तो उस केस में क्या कहते हैं कि आपका राजस्थान की फ़ाइल के लिए कम से कम पावर अटॉर्नी में 100 रुपये का स्टाम्प पेपर, और अगर वो फाइल गुजरात की है तो उस केस में कम से कम 300 रुपये का स्टाम्प पेपर होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि उसमें जो स्टाम्प पेपर या तो लगाते नहीं है या 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लगा दिया, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी लगाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो फाइल आपकी प्रॉब्लम में जाएगी।
ठीक है, तो ये तो हो गया फाइलिंग से रिलेटेड बातें ध्यान रखना। ठीक है, तो वो अगर बाय द वे इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो वो फाइल मार्क टू एग्जाम में जाने के बावजूद, मतलब पहले स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेलिटी चेक पास चला गया, उसके बाद फिर मार्क टू एग्जाम गया, फिर बैक टू फिर फॉर्मेलिटी चेक फेल चला गया, तो आदमी कोई पर्सन कहता है कि सर ये कैसे हो गया, पहले तो फॉर्मेलिटी चेक पास हो गया था फिर से फेल में चला गया। तो है क्या कि पहली बार जो फॉर्मेलिटी चेक पास हुआ था वो जो आपके जो चीज़ें आपने अपलोड करी थी ये उससे रिलेटेड था, बेसिक चेकिंग थी। आगे जाके जो होता है मेन चेकिंग आगे होती है, तो वहाँ पर जाके अगर कुछ गड़बड़ी हो रखी है आपके फॉर्म में या डॉक्यूमेंटेशन में तो डिपार्टमेंट आपकी क्वेरी भेजता है। और जो फॉर्मेलिटी चेक फेल उसमें क्या होता है वो ऐसे सही नहीं होता, कम से कम 1000 रुपये का चालान जाता है। और इसके अलावा वो फिर भी 1000 रुपये का चालान सबमिट करने के बावजूद अगर आप प्रॉपर सबमिशन नहीं करते हो तो उस केस में वो फिर से 1000 रुपये के चालान की डिमांड करता है, फिर से फॉर्मेलिटी चेक फेल बना रहता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है किसी अच्छे प्रोफेशनल से अपने ट्रेडमार्क को फाइल करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आपने वहाँ से डिपार्टमेंट ने ये देखा कि आपकी सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन होके सब चीज़ें फॉर्म होके हैं, तो उसके बाद उसमें क्या होता है उसकी एग्ज़ाम रिपोर्ट इशू करी जाती है। अब एग्ज़ाम रिपोर्ट जो होता है 2 तरह की होती है। सबसे पहला एक तो होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले नेगेटिव रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। नेगेटिव रिपोर्ट के केस में डिपार्टमेंट जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करता है उसमें ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है। ऑब्जेक्शन क्या क्रिएट करता है कि आपका सेक्शन 9(1)A, सेक्शन 9(1)B, सेक्शन 9(1)C, सेक्शन 11 या सेक्शन 13 या जो अदर टाइप के जो ऑब्जेक्शन है, जो मोस्टली ऑब्जेक्शन देखे गए हैं, सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन आता है आपका सेक्शन 11 का। सेक्शन 11 में क्या होता है कि जो ट्रेडमार्क हमने फाइल किया है वो उस ट्रेडमार्क के नाम से मिलते जुलते या उस लोगों से मिलते जुलती जो फाइलें पहले से प्रोसेस में होती हैं, सिमिलर जो फाइल होती हैं, तो वो ऑब्जेक्शन आपका सेक्शन 11 का बनता है। ठीक है, तो जैसे किसी ने लिखा राव, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, अगर राव की एप्लीकेशन किसी भी क्लास में पहले से चल रही हैं तो उस केस में क्या होगा, सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो उसका रिप्लाई किया जाता है। सेक्शन 9 जो आपका जो अदर ऑब्जेक्शंस होते हैं वो 9(1)A या 9(1)B के ऑब्जेक्शन कम आते हैं, लेकिन आने के चांसेस रहते हैं। 9(1)A में मोस्टली क्या होता है कि आपका जो भी क्या कहते हैं, कोई आपने इस तरह का कुछ ले लिया कि जैसे कोई जियोग्राफिकल नेम ले लिया, जैसे किसी जगह का नाम ले लिया, दिल्ली, मुंबई, इंडिया, या किसी कंट्री या किसी स्टेट या किसी सिटी का नाम अगर ले लिया तो एक तरह से उसमें सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन बनता है। या आपने कोई कॉमन सा वर्ड ले लिया, या कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे ट्रेडमार्क है जिसे डिपार्टमेंट देने से मना करता है, जैसे खासतौर से बालाजी है, तो आप अगर ऐसा कोई भी वो नाम अगर लेते हो तो आपका सेक्शन 9(1)A का इशू बनता है। और अगर सेक्शन 9(1)B का जो इशू बनता है वो मोस्टली इस तरह का होता है कि आपने जिन गुड्स और सर्विस में आप डील करते हो अगर उससे रिलेटेड आप कोई ट्रेडमार्क ले लेते हो तो उस केस में सेक्शन 9(1)B का इशू बनता है। जैसे आप कोई चाय का काम करता है, ठीक है, तो अपने ब्रांड नेम में कहीं पर भी वो टी वर्ड यूज़ करने की कोशिश करता है, कॉफ़ी वर्ड यूज होने की कोशिश करता है, या अगर कोई कपड़े में डीलिंग करता है, कोई अगर वो क्या कहते हैं जीन्स को, पैंट को, शर्ट को अगर ब्रांड नेम बनाने की कोशिश करता है तो उस केस में सेक्शन 9(1)B का इशू बनता है। और भी रीज़न होते हैं, उसके बारे में फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो आ गया आपका ऑब्जेक्शंस का। ठीक है, तो अब क्या इन ऑब्जेक्शन को के केस में क्या होता है, तो ऑब्वियस है कि जब ये ऑब्जेक्शन आते हैं तो इनका प्रॉपर रिप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो बहुत कुछ जो रोल होता है उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करने का, तो उसमें प्रॉपर रिप्लाई किया जाना चाहिए। अगर प्रॉपर रिप्लाई आपने बहुत अच्छा रिप्लाई ड्राफ्ट किया हुआ है तो उस केस में बहुत हद तक आपका ऑब्जेक्शन रिमूव हो सकता है। ठीक है, और क्या होता है कि अगर रिप्लाई आपने अच्छा ड्राफ्ट किया हुआ है तो उस केस में अगर मान लेते हैं कि वो वहाँ से रिमूव नहीं हुआ, अगर मैटर हियरिंग में गया तो वहाँ से वो फाइल आपकी क्लियर हो जाती। तो पहली बात तो जो रिप्लाई किसी भी ऐसे पर्सन से कराना चाहिए जिसको उसकी बहुत अच्छी नॉलेज हो। ठीक है, तो ये तो हो गई रिप्लाई की बात। ठीक है, अगर बाय द वे मान लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्शन आया, रिप्लाई किया गया, रिप्लाई कई बात क्या होता है कि रिप्लाई काफ़ी लेट हो जाता है। मान लेते हैं किसी ने कोई ट्रेडमार्क फाइल किया, अब
उसमें आता है कि 30 डेज में आपको रिप्लाई करना है, लेकिन आपने रिप्लाई 30 डेज में अगर फाइल नहीं किया या आप किसी वजह से आप फाइल नहीं कर पाए, तो लोग सोचते हैं कि अभी हमारा ट्रेडमार्क क्या हो गया, क्योंकि 30 दिन पूरे हो गए, हमारे ट्रेडमार्क बेकार हो गया। तो आप चाहे वो आपका 1 महीना निकल जाए, 2 महीने, 5 महीने, लेकिन अगर उसमें वो फाइल अभी तक उसमें रिफ्यूज़ नहीं हुई है तो आपको उसका रिप्लाई करवाना चाहिए। साल भर बाद भी उसका रिप्लाई करवाना चाहिए, तो फाइल आगे प्रोसेस हो जाती है। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्शन में रिप्लाई करने के बाद कुछ फाइलें वहीं से क्लियर हो जाती हैं, कुछ फाइलें हियरिंग से क्लियर होती हैं। ठीक है। तो हियरिंग में भी अगर प्रॉपर उसको डील किया जाए, जो प्रॉपर उसको हैंडल करने वाला बंदा होगा, तो वो क्या कहते हैं, उसको फाइल का ऑब्जेक्शन रिमूव करा के वो फाइल आगे बढ़ जाएगी। तो ये हो गया आपका नेगेटिव रिपोर्ट की बात, ऑब्जेक्शन की बात। ठीक है। तो और होता क्या है कि अगर क्या कहते हैं कि एग्जामिनेशन रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो फाइल क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट उसे डायरेक्टली क्या करता है, एक्सेप्टेड कर देता है। एक्सेप्टेड करने में 10 से 15 दिन वो एक्सेप्टेड बनी रहती है, ऐसा देखा गया है। थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, और उसके बाद फिर वो डिपार्टमेंट क्या करता है, उसे एडवर्टाइजमेंट करता है। मतलब एक इनका ई जर्नल होता है, उस ई जर्नल को वो क्या करता है कि उसमें इसको शो करता है। ठीक है। ई बुक में शो करता है, और वो फाइल 4 महीने जर्नल में बनी रहती है। उस 4 महीने में डिपार्टमेंट ने तो अपनी तरफ से वो फाइल ओके कर दी, फिर वो जनरल पब्लिक से के पास वो फाइल भेजता है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो उससे रिलेटेड अपना ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है, मतलब अपोजिशन फाइल कर सकता है। मतलब उस 4 महीने का टाइम होता है। मतलब एक्सेप्टेड और एडवर्टाइजमेंट के बीच में, उस टाइम पीरियड में फाइल को अपोज नहीं किया जा सकता। जिस डेट में फाइल क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट में जाती है, उस डेट्स को इंक्लूड करते हुए 4 महीने के बीच में, मतलब लास्ट डेट के तक, उस बीच में कभी भी कोई पर्सन उस फाइल को अपोज कर सकता है जिसको दिक्कत है कि भाई ये मैंने कोई ट्रेडमार्क मेरा पहले से चलता आ रहा है और डिपार्टमेंट ने ऐसा ही ये नाम या मिलता जुलता नाम पास कर दिया, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम है, मेरी गुडविल को प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो फाइल को अपोज कर देता है। ठीक है। अपोजिशन के बाद क्या होता है कि सीधी सी बात है, जिसकी फाइल अपोज हुई है, ठीक है, जिस भी पर्सन की फाइल अपोज हुई है, उसके पास 2 महीने का टाइम है। 2 महीने के अंदर जो भी उसने एलिगेशन लगाए उससे रिलेटेड काउंटर उसे फाइल करना पड़ता है। ठीक है। और काउंटर फाइल करने के बाद अगर उसमें क्या होता है कि फिर अगर जिसने काउंटर फाइल किया है उसके अगले 2 महीने बाद जो अपोनेंट है, मतलब जो पहली पार्टी है जिसने अपोज किया, वो अपने एफिडेविट विद एविडेंस देती है, और उसके नेक्स्ट 2 मंथ जो एप्लीकेंट होता है, इसकी फाइल अपोज हुई है, वो अपने एफिडेविट और एविडेंस सबमिट करता है, और उसके अगले 3 महीने फिर क्या होता है, उसकी हियरिंग आती है। ठीक है। तो ये तो एक बेसिक क्राइटेरिया देखा गया है, लेकिन क्या होता है कि आपका नॉर्मली जो टाइम इससे ज़्यादा ही लगता है, इससे कम नहीं लगता, कई बार इससे ज़्यादा लग जाता है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो होता क्या है कि अगर कोई भी पर्सन इनमें से अपनी ड्यूटी पार्टिसिपेट नहीं करता, मान लेते हैं एक ने काउंटर नोटिस दिया, दूसरे ने काउंटर नहीं किया, तो डिपार्टमेंट उसे आउट मान लेता है। अब मान लेते हैं एक ने काउंटर किया, दूसरी जो अदर किसी पार्टी ने अगर अपने एविडेंस नहीं दिया, तो डिपार्टमेंट वो टाइम उस जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, 2 महीने का टाइम पीरियड कंप्लीट करने के बाद उनको नोटिस इशू करता है कि या तो आप अपने एविडेंस सबमिट करो, और नहीं तो हम आपका जो ये जो नोटिस है या आपके नाम का जो भी है, इस फाइल को हम कैंसिल कर रहे हैं। तो ये होता है कि जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है उसके अंदर वो काम कर देना चाहिए, लेकिन अगर वो टाइम निकल भी जाता है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और होता क्या है कि अगर इसकी जो मिनिमम अगर टाइम पीरियड की बात करें, तो ट्रेडमार्क जब फाइल किया जाता है, अगर उसमें कोई इशू नहीं आता, तो जैसा मोस्टली फाइलों में देखा गया है कि 6 मंथ 5 डेज से लेकर 7 मंथ के बीच ये जो होता है आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्शन आ गया तो 4-5 महीने वो फाइल आगे खिसकती है, और अगर क्या कहते हैं कि अगर वो मैटर हियरिंग में गया है, तो ख़ास तौर से अगर दिल्ली और मुंबई की फाइल है, तो वो करीबन 1.25 से 2 साल के आसपास का टाइम हियरिंग आने में लग जाता है। वही फाइल अगर आपका कोलकाता या चेन्नई जुरिडिक्शन की है, तो कोलकाता वाली फाइल जो होती है 1 साल के आसपास हियरिंग में आ जाती है, उसकी हियरिंग आ जाती है, और चेन्नई की फाइल होगी तो 1.25 साल के आसपास उसमें टाइम लगता है। अहमदाबाद की जुरिडिक्शन की फाइल है तो 1.5 साल के आसपास का टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ट्रेडमार्क से रिलेटेड होती हैं। अच्छा, जब कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है, तो
तो रजिस्टर्ड होने के बाद क्या होता है कि उसमें आपका जो ई रजिस्टर पेज है, ई रजिस्टर पेज पे बाकायदा उसमें रजिस्टर्ड लिख के आ जाता है। वहीं पर क्या होता है कि वो डिपार्टमेंट उसमें आपका सर्टिफिकेट भी उसमें व्यू सर्टिफिकेट करके विजुअल होने लगता है। वहाँ से अपना सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिस्टम चलता है। इसके अलावा रह गए रिन्यूअल की बात, तो कोई भी पर्सन जो नेक्स्ट 10 ईयर्स में, जैसे मान लेते हैं जिस दिन एप्लीकेशन फाइल करी गई उसे इंक्लूड करके, ठीक है, जो कमिंग 10 ईयर्स हैं, ठीक है, उस पीरियड में उसे अपना रिन्यू करना पड़ता है। मतलब 9वें साल से जो 9th ईयर कंप्लीट होता है तो अलर्ट आना स्टार्ट हो जाता है कि आप अपने ट्रेडमार्क को रिन्यू करा लीजिए। तो 9 साल के बाद आप अपने ट्रेडमार्क को जब रिन्यू करा लेते हो, ठीक है, तो उसमें लेकिन आपकी जो फीस एप्लीकेबल होती है, ये नहीं होता कि उसी दिन से एप्लीकेबल हो जाती है। एप्लीकेबल होगी आप 9th ईयर में भी, अगर 9th ईयर के बाद भी, 9th ईयर के कंप्लीट करने के बाद भी स्टार्टिंग में 10th ईयर के स्टार्टिंग में या मिडिल स्टेज में अपना चालान अगर पेड करते हो तो लोग एप्लीकेबल आपका 10th ईयर से होगा, ठीक है। तो है क्या कि अभी जो सिस्टम चल रहा है कि आप अगर अपना ट्रेडमार्क रिन्यू कराते हो, अगर 10 ईयर्स के अंदर रिन्यू कराते हो तो जो गवर्नमेंट चालान चल रहा है, और ऑफलाइन के केस में आपका 10,000 और ऑनलाइन के केस में 9,000 चल रहा है। अगर वो टाइम पीरियड 10 साल से एक भी दिन डिले होता है तो आपका चालान ऑनलाइन के केस में क्या कहते हैं कि आपका 13,000 हो जाता है। और इसके अलावा अगर 6 महीने से ज़्यादा डिले चलता है तो चालान ऑनलाइन के केस में अभी 18,000 चल रहा है। आगे जाके वो फीस में जो भी चेंजेस आते हैं फिर उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो भी ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन थे, इन सब के जो क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश इस वीडियो में करी गई है। अगर आपको ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई डाउट या क्वारी है तो मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर 9625122106 पर कॉल करके अपने डाउट या क्वारी का सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रेडमार्क की डिफरेंट टाइप की जो सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड अगर कोई हेल्प चाहिए, जैसे ट्रेडमार्क फाइल करना, ट्रेडमार्क का ऑब्जेक्शन का रिप्लाई ड्राफ्ट करना, या उसकी हियरिंग अटेंड करना, या अपोजिशन या रेक्टिफिकेशन के नोटिस काउंटर या उसकी हियरिंग से रिलेटेड अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारी कंपनी ट्रेडमार्क से रिलेटेड A to Z सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, औरों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन लेने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।